हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का ख़त्म होने से एक पहले का सेशन है। उसके बाद आपको सिर्फ एक सेशन और मिलेगा। उसके बाद ये आपका फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे DPSP, ठीक है। इससे पहले का जो भी सेशन है मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आपको इस कॉर्नर में मतलब आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उस चीज़ को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आर्टिकल 32 से। मैंने आर्टिकल 12 से बेसिकली मतलब 12 से लेकर 31 तक बिल्कुल बारीकी से कवर कर दिया है। हम शुरू करते हैं आर्टिकल 32। मुझे उम्मीद है आपको इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लेते हैं क्विक रिवीजन ताकि आपको सारी बातें फिर से थोड़ा बहुत याद आ जाए। आर्टिकल मतलब भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा बेसिकली मौलिक अधिकार के बारे में मेंशन किया गया है। मेन जो हमारा अधिकार है वो आर्टिकल 14 से शुरू होता है। 12 आपका सिंपल परिभाषा है। 13 आपका डेरोगेशन मतलब अल्पीकरण, जिसको बोलते हैं कि आपका मौलिक अधिकार कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं। 14 से लेकर आपका 18 तक उसको बोलते हैं समानता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक हम इसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से लेकर 24 हम इसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। 25 से 28 आपका आ गया धर्म को मानने का अधिकार, और आपका 29-30 आपका हो गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 31 आपका हो गया संपत्ति का अधिकार, जो फिलहाल अभी मौलिक अधिकार है नहीं, वो एक लीगल राइट है। और आर्टिकल 32 मतलब अनुच्छेद 32 को हम अभी कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, जितने भी मेरे पास राइट थे मतलब मौलिक अधिकार इससे पहले मेरे पास जो भी थे वो तो सिर्फ एक पेपर पे लिख दिया गया है। हमारे संविधान के कुछ पन्नों में लिख दिया गया है कि ये सब राइट, ये सारा अधिकार किसी हर एक सिटीजन को मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ लिख देने से हो जाएगा? कोई तो ऐसा पर्सन होगा ना जो इस चीज़ की गारंटी लेगा कि ठीक है, अगर किसी पर्सन को उसका मौलिक अधिकार नहीं मिलता है तो हम उसके लिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हाई कोर्ट बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर तुम्हारा मौलिक अधिकार छीनता है, चाहे सरकार क्यों ना हो, चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन क्यों ना हो, तो हम तुम्हारे हेल्प के लिए आएंगे। तो वही आपका आर्टिकल 32 में ये बात बोला गया, ठीक है। तो हम इसी को बोलते हैं बेसिकली संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार कहने का मतलब हो गया ट्रीटमेंट। अब क्या यहाँ पे कोई पेशेंट तो है नहीं, मेरे कहने का मतलब जो भी मेरे पास मौलिक अधिकार हैं उसकी सुरक्षा कौन करता है? ये हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। यही बात बोला गया यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 32 आता है। अब मुझे बताइए, जितने भी मेरे पास मौलिक अधिकार थे उसकी गारंटी अगर यही लेता है तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको मेन मानेंगे। बिना आर्टिकल 32 का हमारे पास कोई भी मौलिक अधिकार वैलिड है ही नहीं, किसी काम का ही नहीं रहेगा। इसलिए हम आर्टिकल 32 को बेसिकली बोलते हैं कि यह एक संविधान की आत्मा है। आत्मा मतलब वो भूत वाला आत्मा नहीं, आत्मा कहने का मतलब ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके बिना हमारा मौलिक अधिकार किसी काम का है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम इसको संविधान का संरक्षक बोलते हैं। संरक्षण कहने का मतलब जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमारे मौलिक अधिकार की प्रोटेक्शन करता है, हम उसको बोलते हैं संविधान का संरक्षक। तो आप यहाँ पे समझ गए। हम इसको संविधान का हार्ट भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका हृदय। जब तक ये बीट कर रहा है तब तक हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। जिस दिन ये बीट करना बंद हो जाएगा, इट मीन्स अगर आर्टिकल 32 कल को मान लेते कभी हट जाए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हमारे पास किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे। एक इसको बोलते हैं संविधान की प्रतिभूति भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसको गारंटर बेसिकली बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 32 इस चीज़ की गारंटी लेता है ना कि हम आपकी फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करेंगे, हम इसकी गारंटी लेते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि संविधान की प्रतिभूति, ठीक है। आर्टिकल 32 के संविधान की आत्मा बोलते हैं, संविधान का हृदय बोलते हैं, संविधान का गारंटर मतलब प्रतिभूति बोलते हैं, और इसका हर्ट भी बोलते हैं। एक कौन सा छूट गया? इसका संरक्षक भी बोलते हैं। मेरी बात समझ गए। अब दो टर्म आता है, एक आता है आपका SC, एक आपका आता है HC। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, हम इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। HC का मतलब हो गया हाई कोर्ट, जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। अब हम जब कभी बोलेंगे SC का मतलब समझिएगा सुप्रीम कोर्ट। SC का मतलब वो कास्ट वाला मत समझिएगा, SC ST वाला। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट, HC का मतलब हाई कोर्ट। अब सिंपल समझिए, पूरे इंडिया का एक मेन कोर्ट है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो आपको दिल्ली में मिल जाएगा, इंडिया गेट के आसपास, मतलब प्रेसिडेंट हाउस के आसपास मिल जाएगा। और हर एक स्टेट के पास खुद का अपना एक हाई कोर्ट भी होता है, जो हो सकता है वो अपना कैपिटल में रहे, वो हो सकता है किसी और अपना टाउन में रख सकता है, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए। SC का मतलब उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वो मिलेगा दिल्ली में। इंडिया का खुद का अपना एक मेन कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो आपको मिल जाएगा न्यू दिल्ली में, इंडिया गेट के आसपास, जो आपका प्रेसिडेंट हाउस है उसके आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन हर एक स्टेट के पास खुद का अपना हाई कोर्ट भी होता है, जो उसके बेसिकली कैपिटल में ही होता है। उसका लोकेशन चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। और किसी स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक। मतलब हर एक स्टेट के लिए एक अलग अलग हाई कोर्ट, और पूरे इंडिया के लिए एक कॉमन कोर्ट जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट,
वो आपको दिल्ली में मिलेगा। आप खुद सोचिए ना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हो जाएगा, पूरा इंडिया इतना पॉपुलेशन है, हर एक कोई समस्या अगर लेके चला जाए सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में जगह नहीं बचेगा। तो सरकार बोलती है ठीक है, काम करो, हर एक स्टेट में एक एक हाई कोर्ट रख लो और एक मेन कोर्ट जो पूरे इंडिया का समस्या सुलझाएगी वो आपको मिल जाएगा दिल्ली में। ठीक है, एससी का मतलब उच्चतम न्यायालय, एचसी का मतलब हाई कोर्ट। अब अनुच्छेद आपका यही बोलता है, अनुच्छेद 32 बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर मान लेते हैं आपका मौलिक अधिकार अगर छीन रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसी आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन आप खुद सोचिए, इतना बड़ा इंडिया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट अकेले सुलझा लेगी? नहीं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि जो हाई कोर्ट है वो अपने अपने स्टेट का जो भी वहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्या भी सुलझा लेगी। वही बोलता है आर्टिकल 32 आपका कि किसी पर्सन का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, मतलब उसका मौलिक अधिकार कोई भी पर्सन छीनता है, चाहे सरकार क्यों ना छीने, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और आपका 226 मतलब 226 के तहत आपका वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका कोई पर्सन फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो, और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा, अगर कोई आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो आप एचसी यानी हाई कोर्ट, और एससी आपका सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा हो सकता है ना, अगर मान लेते कोई पर्सन हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीनता है तो कोई बात नहीं, हम जाके थोड़ा बहुत तो थाना में जाके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए ना, कल को हो सकता है जो हमारे पुलिस वाले हैं वो भी तो हमारा मतलब अधिकार छीन सकते हैं, वो भी हमको परेशान कर सकते हैं। जो हमारे सरकारी ऑफिशियल्स हैं वो भी हमको परेशान कर सकते हैं। तब कहाँ जाएंगे? तब सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब खुद सोचिए, छोटी मोटी समस्या अगर मेरे घर में हुई तो क्या दिल्ली पहुँच जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। हम अपना छोटी छोटी समस्या कहाँ सुलझा सकते हैं? थाना जाके, वहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लेता है कि आपका फंडामेंटल राइट्स की बात है, अगर वही जो आपके सरकारी ऑफिसर्स हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, जो भी सरकारी व्यक्ति हैं, अगर वही आपको परेशान करना शुरू कर दें, तब आप किसके पास जाओगे? तब आप सीधे जाओ कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए यहाँ पे? तो सिंपल से मेरे कहने का मतलब, अगर मुझे कोई समस्या हुई, थाना जाएंगे, मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर थाने के लोग ही अगर हमको समस्या देने लगे तो हम तो कहीं ना कहीं हिचकेंगे ना उसके पास फिर से जाने में। चाहे सरकारी ऑफिसर्स हो, सरकारी ऑफिसर्स कहने का मतलब ये होगा जिस पर्सन को सरकारी नौकरी लगी है, चाहे सरकारी डॉक्टर हो, चाहे सरकारी टीचर हो, चाहे सरकारी पुलिस वाले हो, पुलिस वाले सरकारी ही होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो भी सरकारी पर्सन है, अगर उस सब पर्सन में से कोई भी अगर हमारा मौलिक अधिकार छीन रहा है तो हम सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप सोचिए, अगर थाना जाते हैं तो मान लेते तो वहाँ के कुछ लोग आते यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लेते हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो क्या वहाँ से जज उठ के आएगी मेरे पास कि ठीक है चलिए आपका समस्या सुलझा देते हैं? ऐसा नहीं होने वाला ना। तो वो क्या करेगी, एक पेपर पे नोटिस लेके भेजेगी। ये एक ऑर्डर होता है कि जिसमें थाने वाले को मानना पड़ता है। मान लेते हैं एक पुलिस वाला मुझे परेशान कर रहा है, हम क्या किए, कोर्ट गए, उस पुलिस वाले के खिलाफ अपील दायर किए। बोले ठीक है, देखिए ये भाई साहब जो पुलिस वाला है ये हमको परेशान कर रहा है। तो कोर्ट क्या करेगी, एक पेज पे नोटिस लिख देगी उस थाने वाले के खिलाफ में कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी नौकरी जा सकते हैं। उस बेसिकली उस पेपर को बोलते हैं रीट बोलते हैं। ठीक है, तो हमको रीट ही कवर करना है। ठीक है, तो जो हमारे कोर्ट हो गए वो 5 तरीके का रीट भेजते हैं। किसके खिलाफ? ये भेजते हैं सरकारी ऑफिसर्स के खिलाफ। मतलब अगर मान लेते हैं कोई सरकारी व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है तो अगर हम उसके खिलाफ अगर जाते हैं कोर्ट में तो कोर्ट क्या करेगी, एक चिट्ठी पे नोटिस लिख के भेजेगी उस व्यक्ति के पास, उस सरकारी व्यक्ति के पास जो हमको परेशान कर रहा है, और उस पेपर को बोलते हैं हम रीट बोलते हैं। और जो आपका कोर्ट है वो 5 तरीके का रीट भेजते हैं हमारे संविधान में, हमारे रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो एक को बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, दूसरा आपका मेंडेमस, तीसरा आपका क्यू वारंटो, चौथा आपका प्रोहिबिशन, और पांचवा आपका होगा इसको बोलते हैं सर्टियोररी। ये बेसिकली पांचों जो आपका वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, इसलिए इसका थोड़ा सा कहीं के प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। ठीक है, तो जो आपका कोर्ट है वो 5 तरीके का रिट भेजेगी आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आपका कोई भी मौलिक अधिकार नहीं छीने। तो हम एक एक करके हर एक रीट को कवर करेंगे। चलिए मान लेते हैं हम एक पर्सन है, ऑब्वियस सी बात है हम पर्सन ही है। ठीक है, एक पर्सन है, हम क्या किए, हम एक क्राइम किए। ऑब्वियस सी बात है अगर हम क्राइम किए तो पुलिस हमको कहाँ ले जाएगी? जेल में ले जाएगी स्वागत के लिए। अब मान लेते हैं हमको पता है कि ये बात कि 24 घंटे का, एक सेकंड, हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। ये बेसिकली मैं कोई सीरीज को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, इससे पहले जो आपका बेसिक था मैंने उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, और इससे आगे का जो भी पोर्शन बच गया उसको मेरे ख्याल से मैं 20 से 30 दिन के बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। हम कवर कर रहे थे 5 तरीके का रीट जो हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को भेजती है, या फिर किसी इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ वो कोर्ट भेज सकती है, हम उसको बोलते हैं रीट। तो मैंने बात की थी 5 तरीके का रीट होता है। पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस,
क्यू वारंटो एक आपका प्रोहिबिशन, एक लास्ट आपका था सर्टियोररी। जो आपका पांचों रीट है ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कहने के डिफिकल्ट होता है। तो चलिए कोई नहीं, हम एक एक करके हर एक रीट को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। आपको मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि जो आपका रीट है ये थोड़ा सा कहने के कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला रीट आपका आता है जिसका नाम है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का हिंदी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसका एक मीनिंग और होता है जिसको बोलते हैं टू हैव द बॉडी, मतलब बॉडी को मेरे पास लाओ। बंदी किसको बोलते हैं आप सिंपल समझिए, मान लेते हैं कोई पर्सन अगर किसी ढंग का क्राइम किया है तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस क्या करेगी, इसको पकड़ेगी और उसके बाद कहाँ ले जाएगी, थाने। तो पुलिस क्या बोलेगी, जिस पर्सन को पकड़ी है पुलिस उसको बोलेगी बंदी। एक बंदे का और भी मतलब होता है, मेरे ख्याल से आपको वो पता होगा। तो बंदी कहने का मतलब जिस पर्सन को पुलिस अगर अरेस्ट की है तो उसको बोलते बंदी, और प्रत्यक्षीकरण मतलब उस बंदी को कोर्ट में लाना, मतलब कोर्ट में उसको प्रत्यक्ष करना, हम उसी को बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। अब सिंपल समझिए, पुलिस का कभी ये काम नहीं होता कि हम किसी पर्सन को खुद से दे सजा। पुलिस का काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी एक्यूज्ड है, मतलब किसी पर्सन पर अगर इल्ज़ाम लगा है या फिर किसी ढंग का वो क्राइम किया है तो उसको पकड़ के कहाँ ले जाए, थाने ले जाए। सज़ा देने का काम सिर्फ कोर्ट को होता है, पुलिस का काम है उस पर्सन को पकड़ के कोर्ट पहुंचा दे 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब हमारे हर एक पर्सन के, मतलब जो भी इंडिया का सिटीजन है उस हर एक पर्सन के पास राइट होता है कि अगर कल को मान लेते पुलिस को पकड़ती है तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट ले जाना होता है। ठीक है, अब मान लेते किसी केस में ऐसा होता है कि ठीक है पुलिस किसी पर्सन को पकड़ लेती है और उसको 24 घंटे से ज़्यादा देर तक अपने पास रखती है और उसको छोड़ते ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके फैमिली वाले क्या करेंगे, उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। कहाँ पे जाके, कोर्ट में। और कोर्ट में जाके जज को बताएंगे देखिए जो हमारे जो नज़दीक का थाना है वो मेरे मतलब किसी मेंबर को पकड़े हुए है और काफ़ी दिन से वहीं पे इसको रखे हुए हैं और आपके पास भेज ही नहीं रहा। तो इस केस को बेसिकली बोलते हैं कि हैबियस कॉर्पस का केस हम लोग उस पर किए हैं। ठीक है, तो उसमें सिंपल सी बात है, कोर्ट क्या करेगी, एक नोटिस भेजेगी उस थाने के जो हेड होते हैं, आप दरोगा समझ लीजिए, उसके पास एक नोटिस भेजेगी। उस नोटिस को ये बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। आप समझ गए, तो उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस का रीट उसके पास आया और इसमें यही लिखा होता है कि उस कोर्ट में जो कोर्ट है वो उस पुलिस वाले को बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी उस पर्सन को मेरे पास भेजो, नहीं तो हम तुम्हारी जॉब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, अगर पुलिस 24 घंटे से ऊपर किसी पर्सन को अगर वो अपने पास रखती है और अगर वो नहीं भेजती है तो उसके फैमिली वाले करेंगे कंप्लेन, कहाँ पे, कोर्ट में जाके, और उसके बाद उस पर चलेगा एक मुकदमा, मतलब पुलिस वाले के खिलाफ। उसी को बोलते हैं बेसिकली हैबियस कॉर्पस। यह एक इंडिविजुअल राइट है, मतलब ये हर एक पर्सन के पास राइट होता है कि वो मतलब अपने खिलाफ, मतलब उस पुलिस वाले के खिलाफ केस कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में काम नहीं करेगा। मैंने ये बताया था आर्टिकल 22 में, जो आपका डिटेंशन है मतलब हिरासत, दो तरीके का होता है। अगर कोई पर्सन क्राइम कर दिया है तो उसके बाद जो उसको पुलिस पकड़ती है तो हम उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेते कोई पर्सन अगर मान लेते हैं कहीं पे ब्लास्ट करने वाला है, तो क्या पुलिस इंतजार करेगी कि वहाँ पे जाकर पहले ब्लास्ट करे, फिर कुछ लोग मारे जाएंगे, फिर जाकर उसको अरेस्ट करेंगे। पुलिस को जैसे उसको शक हुआ तो पुलिस क्या करती है, उसको पहले ही पकड़ लेते हैं। उसको बोलते हैं बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब किसी घटना को होने से पहले उस पर्सन को पहले ही पकड़ लेना। तो उस केस में जो वो पर्सन है वो हैबियस कॉर्पस का केस नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद उसको देती है परमिशन कि तुम जाओ इस पर्सन को पकड़ सकते हो। तो उस केस में जो वो पर्सन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में जो पर्सन है उसके फैमिली वाले हैबियस कॉर्पस का केस उस पुलिस वाले के खिलाफ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसको परमिशन कहाँ से मिला होता है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट से ही। उसके बाद देखिए इसमें सिंपल वही लिखा, अगर मान लेते पुलिस वाला फिर भी अगर बात नहीं मानती है तो उसकी नौकरी खत्म हो सकती है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे के पूरे थाने को भी टर्मिनेट किया जा सकता है। मेरी बात समझ गई, हैबियस कॉर्पस में इतना ही था। अब बात करते हैं मैंडेमस, हम इसको बोलते हैं परमादेश। इसका सिंपल मतलब होता है वी कमांड, मतलब हम आपको कमांड देते हैं, मतलब एक ऑर्डर देते हैं। अब देखिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो भी सरकारी नौकरी वाला पर्सन है, अगर वह अपने पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाता है और किसी पर्सन को परेशान करता है तो वो पर्सन उसके खिलाफ केस करेगा। हम उस केस को बोलेंगे मैंडेमस, मतलब जो कोर्ट जो रिट भेजेगी उसको बोलेंगे मैंडेमस। सिंपल समझिए, कभी कभी क्या होता है, जो पुलिस वाला है उसका काम तो होता है ठीक हमारी प्रोटेक्शन करना, लेकिन उसी प्रोटेक्शन के आड़ में हम लोग को कभी कभी टॉर्चर भी करती है, अपने पोस्ट का धमकी दे के हम लोग को परेशान करती है। कोई भी पर्सन हो जो सरकारी नौकरी वाला है, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, कभी कभी तो डॉक्टर भी काफ़ी बदतमीजी करते हैं ना। तो किसी भी सेंस में अगर कोई भी सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति अगर आपको परेशान करता है किसी बात को लेके, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोर्ट कौन सा रिट भेजेगी, हम उसको बोलते हैं मैंडेमस, और उसमें भी यही लिखा होगा, अगर तुम नहीं सुधरे तो हम तुम्हारी जॉब खा सकते हैं।
ठीक है, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे पुलिस वाला, कोई भी पर्सन। उसके बाद उसको मिलेगा एक वार्निंग मिलेगा, ठीक है, अगर नहीं माने तो उसकी नौकरी खत्म हो सकती है, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए। सेकंड आपका आता है जो आपका राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, एक आपका राज्यपाल जिसको बोलते हैं गवर्नर। आप उसके खिलाफ मैंडेमस का केस नहीं कर सकते, मतलब उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? आप सिंपल समझिए, जो आपका होता है प्रेसिडेंट वो एक कंट्री का हेड होता है, जो आपका होता है गवर्नर वो एक स्टेट का हेड होता है ना। अब अगर उस कंट्री का हेड है, अगर वो एक स्टेट का हेड है, तो आप कम से कम उसको रिस्पेक्ट दोगे कि नहीं दोगे? तो इसी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके ऊपर वो केस नहीं लगाते। अब सिंपल समझिए ना, एक लेते एग्जांपल फैमिली का। किसी फैमिली में बच्चे भी होते हैं, उसके पेरेंट्स भी होते हैं और उसके दादाजी या फिर दादी जी भी होती हैं। लेकिन सबसे हेड की बात करें तो अभी से बात है दादाजी हो गए। लेकिन अगर मान लेते घर में कोई नियम बना है, तो क्या अगर मान लेते पनिशमेंट देने की बात है, तो क्या आप जिस छोटे पर्सन को दोगे सज़ा, क्या आप वही सज़ा दोगे दादाजी को? नहीं दे सकते ना। हम किसी अपने से जो पैरेलल हो गया भाई बहन, आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन जो हमसे सीनियर हो गए ना, दादाजी को तो नहीं मार सकते ना। तो उसको एक बोलते हैं कि रिस्पेक्ट मेंटेन करना। तो जो हमारे पर्सेंट हो गए वो हमारे कंट्री के हेड हो गए, राज्यपाल हो गए वो एक स्टेट के हेड हो गए। तो उसी के रिस्पेक्ट देखने के लिए, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए हम उससे बोलते हैं ठीक है एक काम कीजिए, आप कोई भी मिस्टेक कीजिएगा तो हम थोड़ा सा झेल लेंगे। तो उस पर हम मैंडेमस का केस नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है वो ऐसा गलत फ़ायदा उठाता है कि हम पे तो कोई केस करेगा नहीं मैंडेमस का, तो हम इसको काफ़ी परेशान करते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले उसके ऊपर क्या लगाएंगे, इम्पीचमेंट, हम जिसको बोलते हैं महाभियोग, हम उसको हटा देंगे वहाँ पे। तब जाके राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने पोस्ट से वो हट जाएगा, उसको रिजाइन देना पड़ जाएगा। उसके बाद तो वो हो गया एक आम आदमी। उसके बाद हम उस पर मैंडेमस का केस भी लगा सकते हैं। अब इम्पीचमेंट क्या होता है वो हम आगे जाके जानेंगे, ठीक है। तो आप सिंपल समझिए, राष्ट्रपति, गवर्नर, उस पर आप मैंडेमस का केस नहीं लगा सकते, सिर्फ इसलिए ताकि उसको कुछ हद तक हम इज्जत देते हैं, बस इज्जत के लिए हम लोग उस पर ये केस नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज हम उसको हटा देंगे पोस्ट से तो हम उस पर कर सकते हैं। उसको यह सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे ही लगता है, तो obvious सी बात है ये सिर्फ लगेगा सरकारी नौकरी वालों पे, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पे नहीं। उसके लिए तो थाना है ना, अगर मान लेते कोई आम आदमी परेशान करते तो उसके लिए थाना मैनेज कर लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा आपका आता है क्यू वारंटो, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। सिंपल समझिए, मान लेते हैं कोई पर्सन अगर अपना नौकरी मतलब फर्जी तरीके से लिया है या फिर गलत तरीके से कोई नौकरी लिया है। आप खुद सोचिए, जो हमारी सरकार होती है उसका काम ये है कि अगर मान लेते कोई वैकेंसी निकालते हैं तो इंडिया में जितने भी नागरिक हैं, हर एक नागरिक के पास होता है कि वो उस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करे। अब जो उसके लायक है आप उसको जॉब दे दो। लेकिन मान लेते कोई पर्सन अगर गलत तरीके से जॉब लिया है तो कहीं ना कहीं किसी लायक बंदे का जॉब तो खा गया ना। तो उस पर्सन के पास, यहाँ तक कि हर एक पर्सन के पास ये राइट होता है कि अगर कोई पर्सन गलत तरीके से जॉब लिया है तो हम उसके खिलाफ भी कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि फर्जी नौकरी के खिलाफ हम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कोई भी पर्सन है सरकारी नौकरी वाला, तो उसको हर एक पर्सन को अपना अपना काम मिलता है ना। पुलिस वाले का काम है हमारी सुरक्षा करना, डॉक्टर का काम है इलाज करना। कभी कभी क्या होता है कि जो वो मतलब कोई पर्सन है सरकारी नौकरी वाला, वो अपना काम छोड़ के दूसरा काम करना शुरू कर देता है, दूसरे पोस्ट वाला पर्सन का काम करना शुरू कर देता है अपने फ़ायदे के लिए। तो इस केस में भी हम उसके ऊपर क्यू वारंटो का केस कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल समझिए, जिससे मान लेते पुलिस है, पुलिस का काम है सुरक्षा करना, और वो क्या करे, वो काम करे जज वाला, कि पुलिस बोले ठीक है हम तुमको 5 साल के लिए जेल में भेज देंगे, धमकी भरा दे रही है कि वो खुद से जज वाला काम करना शुरू कर दी थाने में, तो हम उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। हम इसको बोलते हैं क्यू वारंटो। मेरी बात समझ गए। तो फर्जी नौकरी हो चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं करता है और वो अपना काम छोड़ के दूसरे पर्सन का काम करता है, मतलब सरकारी नौकरी वाला ही सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, तो हम उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। हम इसको बोलते हैं क्यू वारंटो। मेरी बात समझ गए। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जो आपका फर्जी नौकरी है, चाहे कोई भी इंडिविजुअल मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो जो अपना काम नहीं करता दूसरे का काम करता, तो उसके लिए हमको प्रूफ ले जाना पड़ेगा ना। आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, तब तो जब तक प्रूफ दोगे नहीं तब तक कैसे मानेगा। ऐसा में तो होता है ना, ठीक है, गांव मोहल्ले में अक्सर ऐसा होता है कि ठीक है एक दूसरे पे भड़ास निकालने के लिए हम झूठा केस भी लगा सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब हमारी गवर्नमेंट बोलते हैं, मतलब कोर्ट बोलते हैं कि आप कम से कम प्रूफ लेके आओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पर एक्शन लेंगे। तो चाहे फर्जी नौकरी हो, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा अपना अपना काम करोगे दूसरे का नहीं, मतलब फ़ायदा उठाने के लिए, तो हम उस केस में हम उसके ऊपर कौन सा केस लगाएंगे, क्यू वारंटो का। कौन देगी रिट, कौन भेजेगी, आपका कोर्ट भेजेगी, ठीक है। उसके बाद जब रिट आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके पोस्ट की जांच की जाएगी। जो फर्जी नौकरी वाला पर्सन है, क्या उसका नौकरी सच में उसके लायक है या फिर नहीं है, क्या वो गलत तरीक़ा से जॉब लिया है या फिर नहीं लिया है। अगर पकड़ा जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा, वहाँ तक उसको जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन नहीं पकड़ाया, मान लेते हैं कि ठीक है वो रियल में था, अच्छा बंदा था,
मतलब अपने उस लायक था तो जॉब मिला उसको, और आप गलत मतलब जानबूझ के मिस्टेक से लगा दिए, मतलब जानबूझ के लगा दिए उसके ऊपर केस, तो आपको भी कुछ हद तक नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, दूसरी बात, आपको उसमें प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो आप क्यू वारंटो समझ गए, मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन। एक आपका था सर्टिवररी, एक को बोलते प्रतिषेध, एक को बोलते उत्प्रेषण। दोनों लगभग सेम ही होता है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, कोई भी कोर्ट होता है, हर एक कोर्ट का अपना अपना एक एरिया फिक्स होता है उस पर मतलब जस्टिस देने का। सिंपल समझिए, मान लेते एक कोर्ट यहाँ पे है, कोई भी कोर्ट, एक कोर्ट यहाँ पे, हम सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बात करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगभग पूरे इंडिया का केस देख लेती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोर्ट है, इस कोर्ट को बोला गया कि तुम यहीं तक का केस देखोगे। ठीक है, अब मान लेते ये कोर्ट क्या करते, कभी कभी यहाँ का लोगों का जो केस देख लेते हैं, तो उस केस में हम उस कोर्ट वाले के खिलाफ भी, मतलब उस जज के खिलाफ भी, उस कोर्ट के खिलाफ भी हम केस कर सकते हैं, उससे ऊपर वाले कोर्ट पे। तो हम इसी को बेसिकली बोलते हैं प्रोहिबिशन, और एक को बोलते हैं सर्टिवररी। अब सिंपल समझिए, अगर हम खुद से शिकायत कर दिए इससे ऊपर वाले कोर्ट में, तो हम उसको बोलेंगे प्रोहिबिशन। अगर उसको अपने आप मालूम हो गया तो हम उसको बोलेंगे सर्टिवररी। ठीक है, सिंपल समझिए। तो प्रोहिबिशन का हिंदी आपका होता है प्रतिषेध, मतलब टू स्टॉप, मतलब मना करना, किसी बात को लेकर मना करना। ठीक है, तो हर एक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तय होता है, हर एक न्यायालय के पास राइट होता है कि तुम्हें यहीं तक का क्या करना है, जस्टिस देना है। तो अगर उससे बढ़कर कोई भी अगर कोर्ट अगर फैसला सुनाता है तो हम शिकायत कर सकते हैं। तो जो ऊपर वाला कोर्ट होगा ना, वो नीचे वाले कोर्ट को ऑर्डर देगा कि तुम ये केस कैंसिल कर दो, तुम केस ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगी कि तुम ये केस नहीं कर सकते हो, मतलब तुम ये फैसला नहीं दे सकते, या हाई कोर्ट बोलेगी लोअर कोर्ट को कि तुम ये फैसला नहीं दे सकते क्योंकि तुम अपने औकात से बाहर जाके अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी को बेसिकली बोलते हैं प्रतिषेध। तो अब मेरी बात समझ गए, जब उसको रिट मिलेगा, ऊपर वाला कोर्ट अगर नीचे वाले कोर्ट को रिट भेजेगा प्रोहिबिशन के अंतर्गत, तो क्या होगा, उस केस पे स्टे लग जाएगा, मतलब उस केस को पेंडिंग में रख दिया जाएगा। फिर जाके जहाँ पे वो केस होना चाहिए वहाँ पे जाके भेज दिया जाएगा, फिर जाके क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो आराम से केस मैनेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट तो लगभग पूरे इंडिया का केस देख सकते हैं ना, तो आप उसके ऊपर कहाँ जाओगे। ठीक है, तो आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो प्रोहिबिशन समझ गए, इसमें हमको खुद से शिकायत करना पड़ता है बड़े कोर्ट को कि देखिए जो ये नीचे वाला कोर्ट है ये गलत तरीके से किसी पर्सन का फैसला सुना रही है, उस पर्सन का केस उस कोर्ट में जाना चाहिए था और ये कोर्ट खुद से सुना दी है, तो उस केस में हम लगाएंगे प्रोहिबिशन। चलिए अब बात करते हैं सर्टिवररी, मतलब उत्प्रेषण। इसका सिंपल मतलब होता है टू इन्फॉर्म, मतलब इन्फॉर्म करना, या फिर सर्टिफाई, मतलब निश्चित करना कि देखो तुम ये काम सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। इसमें भी जो आपका हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ये मैसेज देता है कि तुम्हें ये काम करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि कोई कंप्लेन तो किया नहीं है, उसको बाद में जाके मालूम हुआ कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, तो उस केस में क्या मिलेगा, सर्टिवररी मिलेगा। ठीक है, वही मैंने लिखा कि अपना ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाकर फैसला के केस में अगर कोई कोर्ट अपने एरिया से बढ़कर किसी पर्सन का फैसला सुनाती है, अगर उसके ऊपर वाले कोर्ट को मालूम हो गया कि ये काम गलत किया है, तो वो कोर्ट क्या भेजेगी, सर्टिवररी भेजेगी, उत्प्रेषण, क्योंकि कोई शिकायत तो किया नहीं। अगर हम शिकायत किए होते तो भेजते हो प्रोहिबिशन। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, अगर कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो फैसला आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे उत्प्रेषण। लेकिन अगर हम कंप्लेन किए हैं तो आ जाएगा प्रतिषेध। ठीक है, लेकिन अब जो आपका सर्टिवररी होता है वो किसी किसी और केस में भी आ सकता है। जैसे मान लेते हैं, पहली बात तो अगर मान लेते कोई कोर्ट अगर अपने एरिया से बढ़कर किसी पर्सन का सुनाती है फैसला, तो एक आपका आ गया उस केस में, इसको बोलते हैं क्षेत्राधिकार से बाहर जाने पर। दूसरा एक आपका आता है जिसको बोलते हैं अप्राकृतिक फैसला, मतलब उस फैसले में अभी सुधार की ज़रूरत है। मान लेते कोई लोअर कोर्ट है, वो फैसला सुना दिया कि ठीक है उसको 5 साल की सज़ा मिल गई है, लेकिन बाद में जाकर कोर्ट को मालूम हुआ कि ठीक है ये 5 साल का नहीं होना चाहिए, सिर्फ 3 साल का होना चाहिए था, तो वो कोर्ट बोलेगा ना कि आपका जो फैसला है वो थोड़ा सा गलत है, आप इसमें सुधार कीजिए। तो उस वक्त भी उत्प्रेषण वहाँ पे हायर कोर्ट अपने निचले वाले कोर्ट को भेज सकते हैं। तीसरा आपका आता है जिसको बोलते हैं अनुचित न्याय, मतलब सिंपल समझिए कोई जो आपका जस्टिस है वही गलत है। मान लेते हैं, सिंपल से बात समझिए, कोई किया है चोरी, अब उसको उतना कठोर सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट क्या कर दिया, उसको 20 साल के लिए जेल में बंद कर दिए। तो अगर हाई कोर्ट को मालूम हो जाएगा कि ठीक है ऐसा ऐसा है, ये गलत तरीके से फैसला सुना दिया गया है, तो उस केस में भी सर्टिवररी मतलब उत्प्रेषण हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को भेज सकते। उसके बाद आपका आता है जिसको बोलते हैं कोई खास मामला। मान लेते हैं कोई केस ऐसा है जो काफ़ी सेंसिटिव है, जिससे दंगा फसाद हो सकता है, जिससे एक अलग ढंग का सिचुएशन बन सकता है, तो उस केस में क्या करेगी, जो आपका हायर कोर्ट है वो निचले वाले कोर्ट से बोलेगी कि तुमसे केस नहीं हो पाएगा, तुम मुझे दे दो, तो उस नोटिस को भी हम बोल सकते हैं सर्टिवररी। तो मेरी बात समझिए, अब सिंपल समझिए ना, जो आपका था अयोध्या वाला केस, वो केस कहाँ पे था, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में था। ठीक है, लेकिन
जो आपका था सुप्रीम कोर्ट, वो बोली ठीक है तुमसे नहीं हो पाएगा, ये केस मुझे दे दो, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा था ना। तो इसलिए जो हायर कोर्ट था, मतलब सुप्रीम कोर्ट था, वो उस हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से अयोध्या केस का, जो आपका था अयोध्या केस वाला, वो केस अपने अंदर ले ली। तो हम इसको भी नोटिस, मतलब उस केस में भी नोटिस भेजे होगे, तो उस नोटिस को बोलेंगे क्या, सर्टिओनरी। ठीक है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल समझिएगा। ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को भेजती है, यहाँ भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को भेजती है। यहाँ पे हम करेंगे कंप्लेन, और यहाँ पे अपने आप वो भेज सकता है। इस 4 केस में या तो गलत तरीके से फैसला, या फिर कुछ मतलब उसके फैसले में सुधार की ज़रूरत है, या फिर कोई खास मामला हो, या फिर वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके जस्टिस दिया हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। और मैं इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको गूगल ड्राइव में अपलोड भी कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सी यू सून एंड बाय।